हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल एकेडमी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के, कितने प्रकार के, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। हम लोग स्केलेटल केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, तो फिर आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना। किस तरीके से काफ़ी सारे हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे ना। एक्सोथर्मिक देखा था, एंडोथर्मिक अभी हम लोग देखेंगे और डिटेल में कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू reactants react to produce single product, then this type of reaction is known as combination reaction, है ना। उस तरह का रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और जो कि मिलने के बाद, रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस करे एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कोई दो चीज़ कंबाइन कर रही है ना। जैसे ये है, ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर का कैप है। अब ये अलग है, ये अलग है, ये जब इस तरीके से कंबाइन करेगा ना, तो अब ये क्या होगा, सिंगल यूनिट होगा, जिसके से ये कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दिया है CaO को जब हम लोग H2O से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है CaOH प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बनता है CO कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये लिक्विड, और ये कैसा होता है, एक्वस, है ना। CaO को हम लोग कहते हैं क्विकलाइम। इससे क्वेश्चन आ चुका है ना, क्विकलाइम कहते हैं। और ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब क्विक लाइम में वाटर मिला दिया तो लाइम वाटर बन गया, जिसको हम लोग, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, है ना। तो मल्टीपल रिएक्टेंट आ गए और प्रोडक्ट कैसा बना, सिंगल। तो व्हेन टू और मोर देन टू भी हो सकता है ना, रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसका जो दूसरा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, वो क्या दिया है, दूसरा एग्जांपल जो है वो है कार्बन प्लस O2। कार्बन सॉलिड, O2 कैसा, गैस, क्या बनेगा, CO2, है ना। ये कैसा बनेगा, गैस बनेगा। ये बनेगा क्या ना, गैस। अब जो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देखा था उसमें एक ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें देखो ये कैसा रिएक्शन होता है। ये क्विक लाइम क्या होता है, चूना देखा है ना हम लोग, चूना जिससे दीवार की वाइट वॉशिंग होती है ना, वाइट वॉशिंग मटेरियल क्विक लाइम। इससे आगे क्वेश्चन भी आएगा कि हम लोग उस चीज़ का नाम बताया जिससे हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं। तो जब चूना को पानी में डाला जाता है तो बहुत ही कॉमन सा मतलब कि ये इंसिडेंट है, हर जगह देखने को मिलता है कि जब वाइट वॉशिंग होना होता है तो हम लोग चूना को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। जब चूना को वाटर में डालते हैं तो वो क्या, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब वो खौलने लगता है, एक तरीके से बॉयल करने लगता है ना। तो जो बॉइलिंग चीज़ होता है वो यही होता है, CaOH होल ट्वाइस। फिर यही CaOH होल ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम या लाइम वाटर, इसको जब हम लोग ठंडा हो जाता है ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक पतीले, मतलब कि इसमें से लेकर के ब्रश से पूरे दीवार को क्या करते हैं हम लोग, वाइट वॉशिंग कर देता है ना। और जब ये CaOH होल ट्वाइस सूख जाता है तो फिर क्या होता है, तो ये जब CaOH होल ट्वाइस
जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं ठंडा होने के बाद, तो ये जो CO2 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, इससे रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, CaCO3, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो हम लोग को वाइट पुट्टी दिखता है वाइट वॉशिंग के बाद, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग देखें तो हीट, और जिस भी रिएक्शन में इन एनी रिएक्शन व्हेन हीट is produced, then this type of reaction is known as exothermic reaction, है ना। तो यहाँ हम लोग CaO पढ़ा, H2O से रिएक्ट करेगा CaCO3। ये भी एक तरीके से आप देखिए तो क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। CaOH जब CO2 से रिएक्ट करता है तो CaCO3 बनता है। ये कैसा बनता है, ये होता है सॉलिड, ठीक है। तो बन कुछ भी सकता है। यहाँ एक्वस था, फेज है ना, यहाँ गैसियस था, यहाँ सॉलिड था, तो कुछ भी बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक। नोट कर लिया, अगर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट मिटा देते हैं। एक एग्जांपल इसका और है वाटर का, जो कि हम लोग कल बहुत ही डिटेल में भी देखे। H2 + O2, तो हम लोग क्या बनता था, वाटर बनता था, है ना, लिक्विड, है ना। तो यहीं इसको बैलेंस करना पड़ेगा, टू दिया नहीं है। एक ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना, मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया। फिर एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखो, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, है ना। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। अब हम लोग क्या करते थे, बर्न जब करने थे, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि जब किसी चीज़ को हम लोग, मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है आपका गैस। तो जब हम लोग बर्न करते हैं किसी चीज़ को, तो क्या मतलब है, मतलब बर्निंग का मतलब होता है, इफ़ यू वांट टू बर्न समथिंग वी हैव टू रिएक्ट दैट कंपाउंड दैट रिएक्टेंट विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, यहाँ बनता है CO2 + H2O, ठीक है। और H2O कैसा बनता है, यहाँ गैशियस। तो इसमें H2O जो है वो लिक्विड नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, वो बनेगा गैशियस। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि H2O जो बने वो लिक्विड ही बने। तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी दे सकता है आपको कि भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें H2O आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो ये बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, है ना, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, ठीक है। ये गैसियस स्टीम मतलब कि H2O। अब H2O गैसियस में मिल रहा है, इसका मतलब है कि काफ़ी सारा एनर्जी। अब H2O जब लिक्विड होता है तो इसको हम लोग हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, इसे हीट करते हैं 100 डिग्री तक, मान लीजिए हीट कर दिया, तो ये जो H2O है वो किस में चला जाता है, गैसियस फेज में, मतलब स्टीम में चला जाता है। तो तुम देखो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद ही वाटर जो है वो कहाँ चला जा रहा है, गैसियस में चला जा रहा है, इन ऑक्सीजन बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि काफ़ी सारा हीट भी प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। अब एक और एग्जांपल देता है कि जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट प्रोड्यूसिंग, है ना। तो रिस्पिरेशन का जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रिस्पिरेशन का जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च टूटता है ना, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एमाइलेज, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी जिसका हम लोग जिक्र किया था, और आगे के चैप्टर में भी हम लोग एमाइलेज के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। हम लोग के मुंह में एमाइलेज पाया जाता है, हम लोग के इंटेस्टाइन में एमाइलेज पाया जाता है ना, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, हम लोग के पैनक्रियास से एमाइलेज निकलता है।
तो जब हम लोग स्टार्च खाते हैं तो वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है ना। देन ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। अब जब भी ऑक्सीजन से कोई चीज़ रिएक्ट कर रहा है मतलब वो कैसा रिएक्शन हो गया, वो बर्निंग मतलब है ना, हीटिंग रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन है ना, बर्न हो रहा है। और जब भी बर्न होगा तो क्या निकलेगा, जैसे मीथेन में CO2 और H2O प्लस क्या हीट निकला था, यहाँ एनर्जी निकलेगा है ना। एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, हीट का भी जूल होता है। तो एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी होगा वहाँ हीट होगा है ना। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे एक मान लीजिए कि एक प्लांट है ना, इसका एक ये लीफ है हाँ, ये क्या है, रूट है हाँ, ये ज़मीन के अंदर है। ये पत्ता एब्सेशन हुआ मतलब ये टूट करके गिरा नीचे। जब ये टूट के गिरा तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। जैसे कि आपको फॉस्फेट मिल सकता है PO4-3 के रूप में ना, सल्फेट मिल सकता है, नहीं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, जैसे स्टार्च मिला है ना। तो स्टार्च जो होता है वो क्या, वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है इस तरीके से। देखिए जब पिछले क्लास में एक बात हुआ था कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, एनर्जी सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो यहाँ क्या होगा, ये टूटेगा, तो ये जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ से जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा है ना। ये एक अलग ग्लूकोज चला गया, एक अलग ग्लूकोज चला गया, और ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा इसमें, और ये C6H12O6 फिर फर्दर टूट जाएगा है ना। फर्दर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन उड़ जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन भी उड़ जाएगा, कार्बन रह जाएगा अंदर, और ये क्या करेगा, कार्बन को फिर से रूट एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से एक नया पत्ती बनाने में या प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर देगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी एग्जाम्पल होगी, थर्ड एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सेकंड जो रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी तरीके से अब क्या होगा कि एक कोई कंपाउंड टूटेगा और एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को, वो पहले रिएक्टेंट क्या कर रहे थे, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपाउंड थे वो रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, एक जैसे कि पहले हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि ये कैप है मार्कर का और ये एक मार्कर, ये कॉम्बाइन किए और ये एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कर दिया। अब क्या होगा कि अब एक से ज़्यादा इस तरीके से ये डिकम्पोज हो जाएंगे है ना। अब तुम देखो डिकम्पोजिशन में क्या है, यहाँ भी एनर्जी का रिलीज होती है, यहाँ हम लोग को एनर्जी क्या देना पड़ रहा है ना। डिकम्पोजिशन का जो पहला रिएक्शन है, जो पहला हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन का, वो NCERT में दिया हुआ है FeSO4। तो जब हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना है, डिकम्पोज करना है तो हीट तो देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये टूट जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 है ना। ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड, ये होता है गैस, और ये भी होता है कैसा, गैस, और ये होता है एक्वस FeSO4। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब एक चीज़ दिया है कि एक्टिविटी में एक चीज़ बताया है, ये होता है, ये तो हो गया आयरन सल्फेट, और एक चीज़ होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कभी भी क्रिस्टल आ जाए किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे, कभी क्रिस्टल आ जाए तो उसको हम लोग ये कहते हैं कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जैसे हम लोग FeSO4 को लिखते हैं FeSO4.7H2। ठीक है, ये क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो ये क्या था, ये था फेरस सल्फेट नॉर्मल, ये हम लोग ग्रीन कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है 7H2। ये एग्जांपल NCERT में दिया हुआ है एक्टिविटी 1.5 में। ये फेरस सल्फेट जो होता है, और इस फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं, तो भाई हीट करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, वाटर जो है उड़ जाएगा, तो ये FeSO4 बना। तो ये नॉर्मल
CSO4 बन जाता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है ये CaSO4 होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जिसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं हम लोग, वो 5H2O को लेकर के अपने अंदर रखता है ना। हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं Na2CO3 के साथ, NaOH3 के साथ 10H2O है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट ये बोलते हैं इसको। तो ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल हो गया। जब भी क्रिस्टल वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि वाटर होल्ड कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इसके अंदर, वो वाटर होल्ड कर रहा है। ये पहला एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन वो दिया है, जो हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, CO प्लस CO2। ये कैसा? ये होगा आपका CO लिक्विड, सॉलिड। क्या हो गया है? ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी कैसा है? ये भी सॉलिड है ना। ये CO का ये क्या है? क्विकलाइम। ये तो क्विकलाइम था, चूना है ना। जब से और हम लोग उल्टा भी रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब CO का हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है ना। स्लेक्ट लाइम कैसा होता है? वो भी सॉलिड एक्वस होता था, स्लेक्ट लाइम वाटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है ना। अब एक एग्जाम्पल हम लोग को आता है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस बाद में करेंगे, पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है वो है लीड नाइट्रेट PbNO3 वोल्ट वाइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस निकलता है। ये रिएक्शन है किसका? ये रिएक्शन है आपको लीड नाइट्रेट जब डिकम्पोज करता है, इसका रिएक्शन। इसका ऑब्जर्वेशन अगर पूछा जाए तो ऑब्जर्वेशन, ये जो NO2 गैस होता है ये ब्राउन कलर का होता है ना, ये ब्राउन गैस होता है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। तो अगर पूछ देगा कि किस, मान लीजिए आपको 3-4 रिएक्शन दे देता है और उसमें से पूछ देता है कि इसमें से किस रिएक्शन में आपको ब्राउन गैस रिलीज़ होता है, तो जब लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो लीड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रेट गैस रिलीज होता है ना, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। ये कैसा है? ये गैस है, ये भी गैस है ना। तो ये क्या है? ये आपका सॉलिड, और ये भी कैसा होता है? सॉलिड, ठीक है। ये लीड नाइट्रेट का रिएक्शन। अब एक हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग हीट, सबसे पहले हम लोग, अब ये तीनों जो रिएक्शन था इसमें हम लोग हीट दे रहे थे। अब जो अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या देंगे? सनलाइट। जैसे एग्जाम्पल AgCl2 को जो हम लोग AgCl को हम लोग क्या देते हैं? सनलाइट। अभी तक हीट दे रहे थे तो सनलाइट भी हीट ही बैठ कर रहा है। सनलाइट का क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी द फॉर्म, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? ये Ag और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, AgCl2, ठीक है। ये सिल्वर कलर का होता है ना, और इसका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का हो जाता है। ये तो गैस है, ये सॉलिड, ये ग्रे कलर का होता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और है AgBr, वही सेम चीज़, सनलाइट देंगे, ये Ag प्लस Br2 में, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, ये सेम चीज़ इस तरीके से रिएक्ट कर जाए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा एक बढ़िया पार्ट पर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, देखो अगर हम सीधा चाहें तो हम तुमको बता सकते हैं, ये H2O लिक्विड है, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये H2 गैस और O2 गैस निकलता है, ठीक है। ये जो H2 गैस निकलता है ये निकलता है आपको कैथोड पे,
और ये O2 गैस, ये NCERT में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, एनोड पे दिया हुआ, ये एनोड पे निकलता है, ठीक है। दोनों कहाँ उड़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इस तरीके से ऊपर चले जाते हैं। ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जांपल में आ सकता है कि H2 गैस कहाँ पे रिलीज़ होता है और O2 गैस कहाँ पे रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बैलेंस करें तो ये 2H2 रिलीज़ होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ 2 होगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से याद करें तो उसको रटना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस पूरा देख लेते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, मग ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो सेल कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। किसी चीज़ का भी ले सकते हैं हम लोग, ये लीड का ले लेते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है। अब क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड लेकर के आते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, है ना, तो वो कंडक्टर होता है। एक इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। ग्रेफाइट का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का ले सकते हैं। ग्रेफाइट का ज़्यादातर इसलिए लिया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो इनर्ट होता है। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग बैटरी से इस तरीके से जोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस तरीके से बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला साइड है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो ये वाला साइड, ये जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कह देते हैं, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कह देते हैं एनोड, ठीक है। और ये साइड, ये इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कह देते हैं कैथोड। तो ये कैसा है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डिनोट भी कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। अब देखो वाटर जो है इतना आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि वाटर नॉन आयनाइजेबल होता है, डिस्टिल वाटर खास करके। तो हम लोग वाटर को आयनाइजेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग थोड़ा सा किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। लेट से H2SO4 का एग्जांपल दिया हुआ है। अब H2 क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, H+ देता है, तो ये H+ क्या होगा, ये ऑक्सीजन का, ये है ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और ये H+ है, इसका मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा और क्या बना लेगा, H3O+। क्यों प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब शिफ्ट हुआ है हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये H3O बन गया। अब ये H2O नहीं टूटता है, टूटता H3O+ है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो जब हम लोग किसी चीज़ में वाटर में एसिड मिलाते हैं तो जो एसिडिटी होती है वो H+ की वजह से नहीं, इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से होती है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, एसिड को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। अब देखो H3O जब टूटता है तो ये OH- और H+ में टूटता है, ठीक है। अब होता क्या है कि H+ तो H2SO4 से भी आ रहा है, और H2SO4 जब टूटेगा तो जो एनायनिक पार्ट होगा वो SO4- होगा। अब देखो इस रिएक्शन में ये जो एक सॉल्यूशन है इसमें H+ तो दोनों ही पार्ट से, चाहे वो H3O या H2SO4 हो, दोनों पार्ट से आ तो H+ रहा है, तो कैटायन जो है, ये तो जो कैटायनिक पार्ट है सॉल्यूशन का ये तो कांस्टेंट H+ है, लेकिन एनायनिक पार्ट जो है वो या तो SO4 है और OH-। अब ये H+ जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये तो यहाँ निगेटिव वाले में चला जाएगा, है ना। निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है ना, H+ है, सिर्फ H+ है, दोनों से H+ आ रहा है, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, ये चला गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जब चला ही गया है तो कैथोड पे H2 का रिएक्शन, तो याद है हम बोला था कि कैथोड पे H2 का मतलब कैथोड पे जो है H2 का रिलीज़ होता है, H2 कैसे रिलीज़ होता है, तो कैसे होता है ना। अब देखो कैथोड जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको रिडक्शन, है ना। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है
इस बात को अभी ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों के क्लास में इतना डिटेल में नहीं है रिडक्शन किसको कहते हैं। रिडक्शन लॉस ऑफ, आप लोगों को पढ़ना है कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है या ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है किसी प्रोडक्ट से, तो रिडक्शन होता है। लेकिन रिडक्शन इज रियली में, रिडक्शन जो होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, अगर इंटरनली देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, लॉस, रिडक्शन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। हाइड्रोजन के पास क्या है, एक सेकंड, सॉरी, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे, रिडक्शन, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिड्यूस होता है कोई चीज़ तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये H प्लस है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो कॉमन सेंस भी देखेंगे अगर हम लोग, तो ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो कैथोड पे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो H प्लस को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H प्लस क्या है, H में बदल जाएगा, है ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज अ गैस, तो गैस जो है कभी भी वो हम लोग को मेटल की तरह, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इस तरीके से हम लोग को नेटिव स्टेट में नहीं मिलता है, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ऐसे काफ़ी सारे हाइड्रोजन होंगे, H प्लस होंगे जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बने होंगे, है ना। एक थोड़े ना, एक तो हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, काफ़ी सारे हाइड्रोजन मैंने बनाए थे, तो ये दूसरा H प्लस लेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, H2, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, H2 हो गया। ठीक है, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2H दे देंगे, यहाँ 2H प्लस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये 2H है यहाँ, अच्छा 2H, यहाँ से देखो हम लोग को बैलेंस तो करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये H2 गैस क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। कहाँ रिलीज़ हुआ, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या रिलीज़ हुआ, H2 गैस, ये हो गया रिलीज़। ठीक है, चलो H2 का तो काम हो गया। अब हम लोग को देखना है कि SO4 और OH में कौन जाएगा। तो देखो हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, या रिडक्शन का हम लोग किसमें, देखो एनोड पे, अब जिस तरीके से कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जिस तरीके से रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब कौन ज़्यादा टेंडेंसी रखता है लॉस करने के इलेक्ट्रॉन को, OH ज़्यादा जल्दी या SO4-2 ज़्यादा जल्दी कर देगा। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है OH माइनस में और SO4-2 में, सल्फेट में और हाइड्रोक्साइड आयन में, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, जो कि ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का। जो ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का, तो ऑक्सीडेशन भी उसका जल्दी होगा। इसका एक ऑर्डर होता है, सल्फेट सबसे पहले आता है, फिर NO3 माइनस आता है, ठीक है, इसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड OH। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन का अगर देखें हम लोग ऑर्डर, तो ये आ जाता है ना, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर। ये अभी दिल पे ज़्यादा नहीं लगाना, याद नहीं करना है, ये बस ऐसे ही बता रहे हैं हम, मतलब बता रहे हैं कि ये क्यों जाता है OH। तो अब OH ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ज़्यादा इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है अपना, तो ये OH पहले चला जाएगा। तो OH चला जाएगा तो बचेगा नहीं जगह, तो क्या जाएगा OH। तो अब एट एनोड तो क्या रिएक्शन होगा, OH जाएगा, है ना, OH माइनस जाएगा। अब OH माइनस पे क्या करेगा, OH माइनस कहाँ गया है, एनोड पे गया है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये OH बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है, अब देखो ये OH अकेला है, ये दूसरे OH के साथ जाकर के मिलेगा, ये क्या बना देगा यहाँ से H2O, है ना, यहाँ क्या बन जाएगा H2O प्लस O। अब देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, और ये नेटिव फॉर्म में रह नहीं सकता है, मतलब अकेले नहीं रह सकता है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। ना यहाँ से अच्छे से साफ लिख लेते हैं, HOH माइनस प्लस HO माइनस, इस तरीके से। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ क्या बना लेगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज हुआ, एनोड पे, लिख लेते हैं O2 गैस एनोड पे रिलीज हो गया, इस तरीके से। हाँ, अब देखो, अब हम लोग बैलेंस करते हैं, ये O2 है, ये O है ना। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 3, यहाँ भी अगर 2 दे दें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो गया टोटल,
है ना, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया 4, ये 4 हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, ये 2 ऑक्सीजन है 4, ये कितना हो गया 4। 1 मिनट रुक जाओ, अगर इसको हम लोग 4 कर दें, अब हो गया, ये कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया ना। यहाँ 2 करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ ठीक है चलो हो गया। 4 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ है ना, यहाँ 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग। चलो बैलेंस का उतना ही नहीं है, बैलेंस का तो पूरा ट्रिक ही आएगा। तो मेन मुद्दा क्या था यहाँ पे कि ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज़ हो रहा है भाई, तो ऑक्सीजन हो रहा है एनोड पे, है ना। और वाटर भी कहाँ बन रहा है, वाटर बन रहा है एनोड पे। वाटर भी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है वाटर कहाँ बन रहा है। तो अगर हम लोग पॉइंट देखें इस पर, तो जो अब हम लोग सीधा सीधे रिएक्शन देखते हैं। जब H2O का हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या निकलता है H2 गैस प्लस O2 गैस। H2 गैस कहाँ निकलता है, कैथोड पे। O2 गैस कहाँ निकलता है, एनोड पे। इसको हम लोग कैटालिटिक इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। क्यों पता है, क्योंकि H2SO4 भी हम लोग इसमें मिलाते हैं, थोड़ा मात्रा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, इतना कि हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो जाए कि वाटर जो है टूट सके, वाटर आयोनाइज हो सके, है ना। वाटर आयोनाइज नहीं तो आयोनाइजेशन वाटर का नहीं होता है इतना आसानी से, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है वाटर, है ना। अब एक बार NCERT में हम लोग देखते हैं फिर क्या किया। अब हम लोग देखते हैं NCERT में क्या किया। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं NCERT। Types of chemical reaction. We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, है ना। एटम जो होते हैं वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा, है ना। उनके ओरिएंटेशन चेंज हो सकते हैं ना, उनका जिसके साथ थे वो अलग। नॉट डू एटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर, और ना ही वो गायब हो सकते हैं, और अपेयर फ्रॉम एल्सवेयर, और ना ही कहीं से नया एटम आ सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, तो वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, तो वो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से, ऐसा नहीं कि NaCl की जगह पे NaBr आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। और नहीं ऐसा होगा कि NaCl में से Cl गायब हो गया या Na गायब हो गया, है ना। नहीं डिसअपेयर होगा और ना ही कोई नया आइटम आएगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना। ब्रेक होता है और मेकिंग होता है। जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था तो क्या हो रहा था कि मेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा था, तभी तो कॉम्बिनेशन है। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ रहे थे, ये मान लीजिए एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड बना, है ना, या तो मेकिंग होगा या तो ब्रेकिंग होगा, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर एग्जांपल था हम लोग का भाई क्विक लाइम का एग्जांपल था। इस रिएक्शन में क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोल रहे थे। तो जब वाटर से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, स्ट्रेट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या बोले थे कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, and calcium carbonate is formed after 2 say 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls, है ना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। तो CaCO3 के हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस ये याद करना है। फिर हम लोग बर्निंग ऑफ 4 पढ़ा था, C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर पढ़ा था, H2+O2 H2O, है ना। अभी तो हम लोग वाटर का टूटना भी देख लिया। In simple language, we can say that when 2 or more substances, element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो ये तो क्या हो गया, ये तो जो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। We also observed that the large amount of heat is evolved. This makes a reaction mixture warm, है ना। ये हम लोग पढ़ा था ना कि हीट रिएक्शन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे हम लोग इसको, क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है।
अब देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पढ़ चुके हैं, CH4 से रिएक्ट करता है तो क्या CO2 प्लस H2 और हीट निकलता है। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, हम लोग पढ़ा था कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, है ना, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, है ना, स्टार्च में चेंज बोला था कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो इसमें स्टार्च होता है, जैसे हम लोग राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, तो इसके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च इसमें टूटता है भाई, स्टार्च विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज ग्लूकोज में टूटता है। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज में टूटा और ग्लूकोज फिर जा करके रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराता है क्योंकि हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, है ना, सेल के अंदर होता है। सारा चीज़ जितना भी हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर नहीं, मतलब फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, अगर ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो, लेकिन अभी इस लेवल पे सेल में ही हम तुम लोग को देखना है ना। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। जब ग्लूकोज से सबसे पहले हम लोग को स्टार्च से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, 10 प्रोडक्ट बनता है, उस 10 प्रोडक्ट का जो सबसे पहले ग्लूकोज घुसता है ग्लाइकोलिसिस में, फिर फ्रक्टोज घुसता है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा ग्लाइकोलिसिस साइकिल बता देंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है ना, फिर आपको लिंक रिएक्शन, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन मिला तो वो फिर देन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्रेब्स साइकिल करता है, क्रेब्स साइकिल के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बना और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर कहाँ जाता है, फिर वो या तो फर्मेंटेशन में चला जाएगा या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देता है। अगर फर्मेंटेशन होता है तो फिर अल्कोहल बन जाता है, और अगर फर्मेंटेशन नहीं, अगर एनारोबिक कंडीशन हुआ तो अल्कोहल बन जाएगा, मतलब एकदम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहा तो फिर वहाँ पे लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रैम्प जो हम लोग को बॉडी में पड़ता है वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही पड़ता है। फिर जब हम लोग मसाज करते हैं तो वो ज़्यादा हीट होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा ब्लड आता है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट के साथ, तो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहाँ पर से फिर हट जाता है। फिर थोड़ा देर बाद क्रैम्प जो हम लोग का ठीक हो जाता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो ये हम लोग फील करते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना। तो फाइनली तो ये भी हम लोग का, हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर हम बता दिया था कि जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि हम लोग का एब्सेशन होता है, पत्ती के अंदर स्टार्च होगा भाई, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, स्टार्च ही तो बनता है। इसके अंदर ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज से हाइड्रोजन ऑक्सीजन उड़ जाएगा और कार्बन किस में चला जाएगा, कार्बन चला जाएगा रूट के थ्रू आपको, फिर प्लांट में चला जाएगा, या तो ग्रोथ में हेल्प करेगा या तो किसी पार्ट को हटाने में आपको यूज़ करेगा प्लांट इसको। हाँ, एग्जाम्पल होगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्लेस वेयर हीट इज गिवन अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ा था, डिकम्पोजिशन में बताया था हम लोग को कि क्या होता है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या मतलब हो गया कि FeSO4 प्लस 7H2, है ना, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसको हम लोग हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है। एंड देन फर्दर FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो FeSO4 जो होता है वो देखो, FeSO4 7H2 कैसा होता है, ग्रीन होता है, लेकिन FeSO4 ना कैसा होता है, वाइट हो जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। In this reaction you can observe that a single reactant broken down given a product, है ना। ये तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2 लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ क्रिस्टल सल्फेट चेंजेस, मतलब ग्रीन से कहाँ हो जाता है, क्या बोले थे हम लोग, फेरस सल्फेट का जो कलर था वो ग्रीन था, ग्रीन से कहाँ कन्वर्ट हो जा रहा था, एसिड ग्रीन से वाइट में कन्वर्ट हो गया, है ना। FeSO4.7H2O को जब हम लोग हीट किया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा तो ग्रीन कलर वाइट कलर में चेंज हो गया। और जब हम लोग फर्दर FeSO4 को, फेरस सल्फेट को जब हम लोग फर्दर हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। फेरिक ऑक्साइड कैसा था, सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस था। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद हीटिंग इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज मेनी यूजेस, वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ना, सीमेंट बनाने में यूज होता है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। अगर हम लोग हीट से अगर किसी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, है ना। थर्मल कैसा हो, मतलब थर्मल जब भी आए तो हीट से, मतलब टेम्परेचर वगैरह की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिया था, दूसरा एग्जाम्पल लिया था लीड नाइट्रेट का, है ना। लीड नाइट्रेट जो होता है वो कैसा होता है, वो आपको होता है सॉलिड, जब उसको हम लोग तोड़ते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसा होता है गैस, ये होता है आपको ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देखिए ये बोल रहा है कि अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन 1.6, टेक अबाउट ना जितना ये पढ़ लेना। यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ऑब्जर्वेशन ही आ सकता है रिएक्शन के साथ। यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, है ना, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना, नाइट्रोजन गैस। द रिएक्शन में टेकन प्लेस। फिर हम लोग देखा था क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या बनाया था, सेल बनाया था, इलेक्ट्रोड बनाया था, है ना।
एक इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ दिया था किससे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे स्विच दे देंगे, है ना। तो क्या फिर ये यहाँ पे ठीक है प्लास्टिक मग ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, है ना, एज अ स्टॉपर हो सके। इसे अब इसका जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पढ़ सकें तो कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब वो तो ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना जल्दी इलेक्ट्रोलिसिस करवाना चाहते हो। ज़्यादा अगर बैटरी का पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वोल्ट का बैटरी होगा, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and invert them into water, switch the current, है ना, स्विच ऑन करना पड़ेगा करंट का, तभी तो रिएक्शन होगी ना। जैसे ही स्विच ऑन करोगे तभी तो इलेक्ट्रोड बनेगा, कैथोड बनेगा। जब तक करंट नहीं दौड़ा तब तक इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड का कोई बात ही नहीं आ रहा है ना। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड। अब देखो दोनों इलेक्ट्रोड में बबल, बबल का क्या मतलब, गैस, किसी भी जब एक चीज़ करना कि एक बोतल लेना, उस बोतल में हवा भरना, तो हवा भरोगे तो उसके अंदर बबल फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है बबल फॉर्मेशन, क्योंकि जब तुम हवा देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड या उसके अंदर की जो ऑक्सीजन होती है वो भी इसके अंदर जाता है और वो वाटर में मिक्स होने की कोशिश करता है, मिक्स हो नहीं पाता, तो एक लंप बन जाता है किसका, गैस का, जिसके सामने वो बबल दिखते हैं, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोड पे हम लोग को बबल दिख रहा था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल दिख रहा था तो कैथोड पे कौन सा बबल था, एनोड पे कौन सा बबल था। तो कैथोड पे हाइड्रोजन का बबल था और एनोड पे ऑक्सीजन का बबल था, ठीक है, बबल था। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड है, जब हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 प्लस O2 बनता है। तो जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे, तो ये 4 ऑक्सीजन का 4 एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम। तो अगर हम लोग देखें रेशियो हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन का तो 2:1 बनाएगा ना, 4:2/2:1। तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा नहीं, गलत है, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिलीज होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। देन वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव द, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ होगा H2SO4 डालने की बात होगी। ऐड, हाँ देखो, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। क्यों कर रहे थे हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हम लोग को वाटर को आयनाइजेबल बनाना था, है ना, H3 हाइड्रोनियम आयन आयनाइजेबल पार्ट होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड दिया था चाइना देश में, है ना। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, सिल्वर क्लोराइड का कलर था सिल्वरी और ये ग्रे हो जाता था सनलाइट के प्रेजेंस में आकर। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, AgCl। फिर ये AgBr का लिया था, AgBr। तो ये तो हो गया अपना, ये हो गया आपको, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। तो इसको हम लोग, तो अगला जो हम लोग का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा चैप्टर बचा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। फिर बाकी जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन वीडियो डेली आएंगे, है ना, और वीडियो डेली आएंगे और हर क्लास के वीडियो आएंगे, 9th के आएंगे, 10th के आएंगे, 11th के भी आएंगे और 12th के भी आएंगे, सबका साइंस आएगा। CBSE के भी आएगा, CBSE बोर्ड का भी आएगा, ICSE बोर्ड का भी आएगा, सबका आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर चीज़ पढ़ाई होगा। और ये जो क्वेश्चन का जो है ये अलग सीरीज़ आएगा, एक अलग वीडियो आएगा लास्ट में, जब सारा चैप्टर जो पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये सारा जब जितना भी कंटेंट है ये सब खत्म हो जाएगा चैप्टर का, तो हम लोग कंटेक्स्ट और एक्सरसाइजेज बाद में कर लेंगे। और बैलेंसिंग का भी नया क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के एक बैलेंसिंग का ट्रिक का वीडियो आएगा जिसमें आसानी से बैलेंसिंग वगैरह सीख सकेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग का काफ़ी सारा क्वेश्चन है ना, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, काफ़ी सारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन। ट्रांसलेट द हाइड्रोजन ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, तो काफ़ी बैलेंसिंग का काफ़ी ज़्यादा कुछ आ रहा है। तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को आपको ये पढ़ना होता है। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं, ये एक अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दे रहे हैं, इसको अगर याद कर लीजिएगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आसानी होगा आपको ये करने में, सॉल्व करने में। तो ये सबसे पहले आता है देन Mg, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, रहने दीजिएगा, पूरा समझा करके करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।